नमस्कार फ्रेंड्स, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स यानी कि अभी तक हमने अल्कील हलाइड का किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है और अल्कील हलाइड का अल्कोहल के साथ वगैरह डिफरेंट रिएक्शंस हमने किए हैं और डिफरेंट रिएक्शंस करके हमने अल्कील हलाइड किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है उसके सम रिएक्शंस हमने देखे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अल्कील हलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद इसके बाद हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स, यानी कि अल्कील हलाइड्स के केमिकल प्रॉपर्टी जो कुछ भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसके वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस तरह से उनके रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहां देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन से पॉइंट आते हैं कि उसका कलर कैसा है, वो यानी कि वो अमार्फस है या क्रिस्टलाइन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से होता है और उसकी सोलबिलिटी किस तरह से होती है। ये पूरी चीजें हम अल्कील हलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं। अल्कील हलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स। तो ओके, तो चलो देखते हैं, हम एक पॉइंट देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हलाइड्स। ये पहली प्रॉपर्टी मैं आपको यहां बता रहा हूं। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं चैनल को, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपना ये जो वीडियो है, ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए और मदद करिए ताकि इसका सबका बेनिफिट हो जाए, सबका फायदा हो जाए। और अभी तक अपने चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी करिए, क्योंकि एक लाइक आपका आगे का वीडियो बनाने के लिए एक एनर्जी देता है। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तो मैंने अभी तो आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आर ऑफ डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। अब ये कौन से है अभी मैं आपको यहां बता देता हूं। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर यानी कि वो किस तरह से फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। यानी कि ये एक अल्कील हलाइड नहीं है, ये बहुत सारे अल्कील हलाइड है। जो बच्चे यहां हैं सब बच्चे एक बार अटेंडेंस दिया करें और अटेंडेंस देने के बाद आप कंप्लीटली लिख लीजिए। मैं जो यहां आपको बता रहा हूं, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप लिखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ साथ आप लिख लीजिए। अगर आप लिखते हैं तो इसका आपको अच्छी तरह से बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो क्या है देखो, ओके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर। फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर बोले तो स्मेल, वो किस तरह से आता है ये भी हम यहां देखते हैं। ओके, तो देखो द लोअर मेंबर्स एग्जांपल ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन आर गैसेस। लोअर मेंबर, जो लोअर मेंबर है वो लोअर मेंबर कैसे हैं, लोअर मेंबर्स एग्जांपल ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन है, सॉरी ब्रोमोमीथेन बोले तो जो मीथेन है उसके ऊपर जो कुछ भी ब्रोमीन की अटैचमेंट होती है उसे हम ब्रोमोमीथेन कहते हैं। यानी कि दिस वन इज द एग्जांपल CH3Br, दिस इज द ब्रोमोमीथेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमोमीथेन है। ओके, और क्लोरोइथेन बोले तो आर gases, bromomethane, this is the bromomethane, and chloroethane, this is the C2H5Cl, C2H5Cl, this is the C2H5Cl, this is the chloroethane। और ये क्या है, तो ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन आर गैसेस, ये पूरे गैस स्टेट में है। ओके, ये हुआ एक पॉइंट हमारा। यानी कि लोअर मेंबर्स में आपको बता रहा हूं, लोअर मेंबर्स बोले तो क्या है, अल्केन के अगर आप लोअर मेंबर्स यानी कि अल्केन सीरीज आप लेते हैं, होमोलोगस सीरीज,
तो आपको मालूम है होमोलोगस सीरीज में क्या है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन है। और उनके ऊपर जो कुछ भी हम हलाइड की अटैचमेंट करते हैं तो उसी तरह से वो हो जाता है रेस्पेक्टिव हलाइड, है ना, रेस्पेक्टिव हलाइड बन जाता है। और रेस्पेक्टिव हलाइड बनने के बाद हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। जो हायर मेंबर हम जो देखने वाले हैं थोड़ा सा सीरियस है, दोपहर का टाइम है, आंखों में नींद होगी, नींद आ रही होगी, ऐसा हो रहा क्या सबको? नहीं, सोना मत, क्योंकि अगर आपको बढ़ना है तो पढ़ना तो होगा ही, बढ़ना है तो पढ़ना होगा। ओके, तो इसी तरह से देखो, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड्स। तो ये जो हायर मेंबर होते हैं, ये हायर मेंबर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहते हैं। हम यहां क्या देख रहे हैं? फिजिकल स्टेट्स देख रहे हैं अभी हम यहां, फिजिकल स्टेट्स। और उसके बाद ओडर, ओडर बोले तो स्मेल, जैसे कि हम बोलते हैं आजू बाजू में कहीं आपके बाजू में आके बैठता है, उसके कपड़े की बदबू आती होंगी, अगर कोई गैस छोड़ा उसने, तो जो आपको स्मेल आता है उसे स्मेल, दैट इज कॉल्ड एज ओडर। ओके, द हायर मेंबर्स आर लिक्विड सॉलिड। लोअर मेंबर क्या है? लोअर मेंबर बोले तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये देखो मैंने यहां बताया, ब्रोमोमिथेन लोअर में, और क्लोरोइथेन आर गैसेस। बट उसके हायर जो है, हायर मेंबर्स आर लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि लोअर हो गए गैसेस में और उससे आगे हो गए सॉलिड और लिक्विड में, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। ओके, तो अभी क्या है देखो, तो अभी का पॉइंट है आयोडोमीथेन and the majority of the higher members are sweet smelling liquids। स्वीट स्मेलिंग, देखो क्या बता रहा हूं, ये थोड़ा सा स्पेशली याद रखो। आयोडोमीथेन, मिथेन है यानी कि CH3I, दिस इज द आयोडोमीथेन। लेकिन ये क्या है? आयोडोमीथेन एंड द मेजॉरिटी ऑफ हायर मेंबर्स, आयोडोमीथेन आणि त्याच्यासोबत दुसरे काही हायर मेंबर्स आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। स्वीट स्मेलिंग बोले तो जो स्मेल आता है आपको वो थोड़ा सा स्वीट सा लगता है, स्वीट, जसे की आंब्याचा वगैरे स्मेल येतो ना तुम्हाला, आंब्याचा स्मेल, दैट इज द स्वीट स्मेलिंग। बट स्टील हायर होमोलोगस आर ओडरलेस सॉलिड्स। बट स्टील हायर होमोलोगस, हायर जो होते हैं ना उसके, हायर होमोलोगस आर ओडरलेस लिक्विड्स। ये कैसे रहता है? ओडरलेस। ओडरलेस बोले तो उन्हें किसी टाइप का एक ओडर नहीं होता, किसी टाइप का उनको स्मेल नहीं आता, उन्हें हम ओडरलेस कहते हैं, ओडरलेस सॉलिड्स। ओके, और आगे देखिए, दिस इज द कलर। अब क्या बताया मैंने? ये ओडर के बारे में बताया, लिक्विड। मेजॉरिटी ऑफ हायर मेंबर्स आर स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग है, बट स्टिल हायर होमोलोगस आर ओडरलेस। हायर होमोलोगस कैसे रहता है? हायर होमोलोगस आर ओडरलेस होते हैं, उन्हें किसी टाइप का स्मेल नहीं होता। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द कलर। सबका कलर तो सेम नहीं होता। जो अल्किल हैलाइड्स हम ले रहे हैं, अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड का जो कलर वगैरह होता है वो सबका कलर सेम नहीं होता। तो देखो, हेलो अल्केन्स, दैट इज द अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस। हेलो अल्केन्स, दैट इज अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। फैन प्योर, बट ब्रोमाइड्स एंड पर्टिकुलरली एंड आयोडाइड्स डेवलप द कलर फैन एक्सपोज्ड टू लाइट। देखो कलर के बारे में, हेलो अल्केन्स जैसे कि अल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस होते हैं, आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। फैन प्योर, यानी कि जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं उनको किसी टाइप का कलर नहीं होता। जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो उन्हें किसी टाइप का कलर नहीं होता। बट ब्रोमाइड्स एंड पर्टिकुलरली आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स बोले तो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, ये हुए ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, बट ब्रोमाइड्स एंड पर्टिकुलरली आयोडाइड्स डेवलप्स कलर, उन्हें एक कलर डेवलप होता है फैन एक्सपोज्ड टू लाइट। जब वो लाइट में हम एक्सपोज करते हैं
तो उनके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का कलर आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक टाइप का कलर वहां तैयार होता है। समझ में आ गया? ओके, तो इसके बाद है, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं, दिस इज दी सोलुबिलिटी। ये क्या है? सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी बोले तो यानी कि सोलुबिलिटी इन वाटर। ये जो अल्किल हैलाइड है, अगर किसी सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद उनकी सोलबिलिटी किस तरह से होती है। बहुत सारे ऐसे कम मटेरियल होते हैं कि वाटर में ऐड करते ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं कि हम ऐड करने के बाद भी वो डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि सॉलिड फॉर्म में वैसे ही वहां उसी लिक्विड में सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि बॉटम को बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी मटेरियल है उनको मैं आपको बता रहा हूं सोलुबिलिटी इन वाटर के बारे में, इसकी सोलुबिलिटी। तो देखो, अल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। अल्किल हैलाइड्स कैसे रहता है? अल्किल हैलाइड्स इन पोलर इन नेचर। पोलर बोले तो क्या है? पोलर मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, बहुत इजी तरह से आपको बताऊंगा। पोलर बोले तो उसके ऊपर टू पोल्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव पोल क्रिएट होता है और एक नेगेटिव पोल क्रिएट होता है। यानी कि समझो एक ये HCl है, समझो HCl है, तो HCl में क्या होता है, इन दोनों के बीच का इस तरह से अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब ये दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है, तो यहां इसका एक इलेक्ट्रॉन आता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आके ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बराबर है। लेकिन अब क्या होता है, देखो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होने के बाद ये टोटल इधर क्लोरीन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है, यानी कि क्लोरीन का अगर सेंटर में से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो इक्वल बॉन्ड पास हो जाता है दोनों तरफ, हाइड्रोजन की तरफ और क्लोरीन की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉन्ड अनसिमेट्रिकल ब्रेक होता है, और अनसिमेट्रिकल ब्रेक होने के बाद ये टोटल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स दी क्लोरीन, और क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है और ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद इस तरह से इनके ऊपर एक टाइप का एक पॉजिटिव चार्ज वगैरह जनरेट होता है, और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ओके, ये हुआ। आगे क्या है, देखो, अल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। ये जैसे है ना HCl, जैसे मैंने आपको पोलर दिखाया, उसी तरह से अल्किल हैलाइड भी पोलर होते हैं। ये क्यों होते हैं? सेम है। अगर आपको कार्बन और X इस तरह से, अगर दूसरे कार्बन दूसरे कुछ तो बॉन्ड है, तो यहां का बॉन्ड ब्रेक होते वक्त ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है, और ये टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स दी हैलोजन, और हैलोजन की तरफ जाने के बाद कार्बन के ऊपर इस तरह से कैटायन तैयार होता है और हैलोजन के ऊपर इस तरह से आनायन तैयार हो जाता है। ओके, और इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एक शिफ्टिंग हो जाती है इसकी। ओके, और देखो देयर इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। देखो, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। ओके, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द अल्किल हैलाइड्स। देखो मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं, तो इस तरह से ये जो है, देखो क्या है, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में कैसे? स्लाइटली बोले तो बहुत कम इसकी सोल्युबिलिटी है पानी में। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। और एक बार देखें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वहां एक एनर्जी की जरूरत होती है। और देखो, देन अल्किल हैलाइड्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल। अल्किल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड ब्रेक नहीं करता हो। समझ में आ रहा है ना आपको? अल्किल हैलाइड्स, देखो, अल्किल हैलाइड आर नॉट एबल टू फॉर्म,
एबल टू फॉर्म बोले तो यानी कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो एबल नहीं होता। एबल टू फॉर्म, देखो इस तरह से, नॉट एबल टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ द वाटर, वाटर H2O, इस तरह से H2O, एंड देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, वहां से लेस एनर्जी रिलीज हो जाती है। When a new attraction are set up between the alkyl halides, the water molecules, alkyl halides, the water molecule, because there are not as strong as the original hydrogen bond in the water molecule, यानी कि वहां एक टाइप का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए वहां की एक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और देखो आगे का पॉइंट, देन ओके, अल्किल हालाइड्स, ये तो बता दिया मैंने आपको। देन नेक्स्ट, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्या क्या है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, सच एज अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा, because the intermolecular forces between the alkyl halides and the solvent molecules। और एक बार देखें, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये सोल्यूबल है, लेकिन किस में सोल्यूबल है? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं? तो ये देखो, अल्कोहल भी है, ईथर भी है और बेंजीन भी है। इनमें इनका डिसोल्यूशन होता है because the intermolecular force between the alkyl halides and solvent molecule, intermolecular force यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ओके, एंड देन आगे क्या है? देखो, डेंसिटी इसकी। अभी तक हमने क्या देखा है? तो अभी तक हमने पहले देखा, ये देखो एक एक पॉइंट में आपको बता देता हूं। फिजिकल स्टेट्स, वो सॉलिड लिक्विड गैसेस किस तरह से, उसके बाद ओडर देखा हमने उनका, ओडर कलर, और उसके ओडर स्मेल देखा, और उसके बाद कलर देखा। तो जो कंपाउंड होते हैं अल्किल हालाइड्स, जो कुछ भी उसके रेस्पेक्टिव अल्किल हालाइड्स होंगे, उनका जो कलर होता है वो कलर किस तरह से बदलता है, किस तरह से रहता है, हमने देखा है। अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो सनलाइट में एक्सपोज करने के बाद उसके कलर में बदल आ जाता है, चेंज आता है सनलाइट की वजह से, क्योंकि अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होता है और हमारे कलर में भी फर्क पड़ता है। अगर हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारे कलर पे भी इसका असर पड़ता है। ये सोलिबिलिटी किस तरह से होती है? क्योंकि हाइड्रोजन और अल्किल हालाइड, इनके बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ये देखो, अल्किल हालाइड्स आर पोलर इन नेचर, पोलर है, दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये बहुत कम सोल्यूबिलिटी वाटर में दिखाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और अल्किल हालाइड, इन दोनों के बीच बॉन्ड तैयार नहीं होता, और बॉन्ड तैयार होने के लिए वहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड तैयार करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहां स्लाइटली सोल्यूबल है। ये जो अल्किल हालाइड है वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर में ये बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल है, अट्रैक्शन उनके बीच का बहुत ही वीक होता है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल्स, ईथर एंड बेंजीन। क्लोरो ब्रोमो आयोडो आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें सोल्यूबल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में नहीं है, ऑर्गेनिक में है। ऑर्गेनिक कौन से में? अल्कोहल में है, ईथर में है, बेंजीन में। कैसा है? देखो, जो चीज पानी में डिजोल्व नहीं होती वो चीज ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल में डिजोल्व होती है। तो अल्कोहल ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, अल्कोहल। उसके बाद ईथर भी ऑर्गेनिक है और बेंजीन भी ऑर्गेनिक ही है। ओके, इनऑर्गेनिक में अगर नहीं होता है तो ऑर्गेनिक में हो जाता है बेंजीन, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द अल्किल हालाइड्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वहां कम, यानी कि फास्टली अट्रैक्ट होकर बॉन्ड, वहां का नया बॉन्ड तैयार हो जाता है और डायरेक्टली कंपाउंड तैयार हो जाता है बाद में। इसीलिए ये अल्किल,
ये ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में अल्कोहल के साथ अल्किल हैलाइड यानी कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल की रिएक्शन करने के बाद अल्किल हैलाइड किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसके पहले मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश की है। देखो चलो, देन आगे का पॉइंट क्या है, देन डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, देखो इसकी डेंसिटी म्हणजे त्याला आपण घनता असे म्हणतो। घनता, तर घनता प्रत्येकांची वेगळी असते। क्लोरो अल्केन्स आर लाइटर दॅन वॉटर। क्लोरो अल्केन्स बोले तो R-CX, R-CX याला काय म्हणतो आपण, क्लोरो अल्केन म्हणतो। आर लाइटर दैन वाटर, ये पानी से भी कैसे है, हल्के होते हैं। वाइल द ब्रोमो अल्केन्स एंड आयोडो अल्केन्स आर हेवियर दैन वाटर। काय काय म्हटलं तुम्हाला इथं, क्लोरो अल्केन्स आर लाइटर दैन वाटर। क्लोरो अल्केन्स आर लाइटर दैन वाटर। वाटर से ये क्या है, लाइटर है, हल्के है, इसलिए वो फ्लोटिंग करते हैं। वाइल द ब्रोमो अल्केन्स एंड आयोडो अल्केन्स आर हेवियर दैन वाटर, ये पानी से भी क्या है, हेवियर है। ओके चलो, द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप द डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप की साइज इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप द डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी उनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको स्पेशली पॉइंट याद रखना होगा। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप की साइज अगर इंक्रीज होती है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। उनकी साइज बढ़ने के बाद डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये साइमल्टेनियसली एक पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखें। और डेंसिटीज इंक्रीजेस इन दी ऑर्डर, उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन कैसे होती है, फ्लोरीन सबसे कम है, उसके बाद क्लोरीन की डेंसिटी ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन की डेंसिटी ज्यादा, उसके बाद आयोडीन की डेंसिटी ज्यादा होती है। इस तरह से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चीज बढ़ जाती है, यानी कि चेंज होते जाते हैं। इसके बाद द डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर, विथ इंक्रीजिंग नंबर। डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी यानी कि जो कुछ भी मटेरियल आप ले रहे हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी बोले तो उसकी घनता वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, विथ इंक्रीजिंग नंबर। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन, एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन। और एक बार, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन। नंबर इंक्रीज होते हुए साथ में हैलोजन एटम का उसका एटॉमिक मास इंक्रीज होने के बाद ये डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अब मैं आपको यहां कुछ एक टेबल दे रहा हूं, तो देखो टेबल में क्या क्या है। तो टेबल में इस तरह से एक है अल्किल हैलाइड, रेस्पेक्टिव अल्किल हैलाइड है, हम वहां देख लेते हैं, और उनकी डेंसिटी है। तो अल्किल हैलाइड की डेंसिटी इस तरह से, डेंसिटी दिस इज द ग्राम पर लीटर, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस की जाती है। ये देखो इस तरह से CH2Cl2 है, CH2Cl2, तो इसकी क्या है, CH2Cl2 बोले तो डाइक्लोरो मिथेन है, डाइक्लोरो बोले तो दो क्लोरीन है, और पेरेंट अल्केन कौन सा है, मिथेन है, तो इसे कहते हैं हम डाइक्लोरो मिथेन। और इसकी डेंसिटी है 1.336। इसका कंपाउंड किस तरह से होता है, दिस इज द कार्बन या हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन होता है, यानी कि दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन एक ही कार्बन के ऊपर अटैचमेंट होती है। सो इसे हम डाइक्लोरो मिथेन कहते हैं। ओके, उसके बाद दिस वन इज ट्राइक्लोरो मिथेन है। अगर ये ट्राइक्लोरो है तो इसका दूसरा भी नाम है क्लोरोफॉर्म। ओके, ट्राइक्लोरो मिथेन। तो यहां क्या होता है, देखो जैसे डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, तो डेंसिटी यहां इंक्रीज हो रही है। कैसे, शुरू में खाली दो ही क्लोरीन थे, तो इसका 1.336 था, और एक क्लोरीन इंक्रीज होने के बाद ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, बराबर है। तो ट्राइक्लोरो होने के बाद एक क्लोरीन इंक्रीज हो गया, बोले तो इसकी डेंसिटी 1.489 बढ़ गया, 1.489 हो गया। ये हुआ ट्राइक्लोरो के बारे में।
अब हम क्या करते हैं, और एक क्लोरीन यहां ऐड कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम CCl4। बोले तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, बता सकते हैं क्या? चलो इसका नाम बता दो सर, इसका नाम बता दो। ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड का नाम बता दो मुझे कमेंट करके। CCl4, चलो CCl4, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज CCl4, चलो बता दीजिए। ओके, जल्दी बता दीजिए, चलो जल्दी, क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सो गए सब बच्चे, सो गए, दोपहर का टाइम है, आराम कर रहे हैं। ओके, तो इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो, टेट्रा बोले तो कितने? 4 क्लोरीन है, और 4 क्लोरीन होने की वजह से इसका टेट्रा नाम आता है, और क्लोरीन होने की वजह से क्लोरो। लेकिन एक ही कार्बन है, तो जिसके पास एक ही कार्बन होता है तो उसे मीथेन कहते हैं। तो इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टेट्राक्लोरोमीथेन, और दिस इज द CHCl3। दिस इज द नेम ऑफ दिस टेट्राक्लोरोमीथेन। नो, दूसरा ही बता दिया, क्लोरोफॉर्म तो ये है, CHCl3 है। ओके, और इसके बाद आगे का है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी तक हमने क्या क्या देखे? तो अभी तक हमने देखा डेंसिटी देखा, और डेंसिटी किस तरह से बढ़ती है। अगर एक क्लोरीन बढ़ जाता है तो उसके डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है। और एक शुरू में खाली 2 ही क्लोरीन है तो इतना आ गया, और एक क्लोरीन बढ़ने के बाद 1.489 हो गया, और उसके बाद CCl4 यानी कि और एक क्लोरीन आ गया तो 1.595 बन गया। तो इस तरह से ये हुआ। इसका डेंसिटी किस तरह से बढ़ता है? जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, यानी कि उसकी जो कंपाउंड होगा उसका जैसे जैसे क्लोरीन की यानी कि हैलोजन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, देखो देन नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो क्या है? समझो एक सॉलिड है, मटेरियल है, और उसको टेम्परेचर देने के बाद वो अगर लिक्विड में होता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो टेम्परेचर है यानी कि उसका जो कुछ भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर, वही यानी कि 0 से लेके वहां तक टेम्परेचर रेज करने के बाद उसी बॉडी का उसे टेम्परेचर देने के बाद एक डिजायर्ड टेम्परेचर पर वो जो मटेरियल होता है वो मटेरियल मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग होता है उसका। और जो मेल्टिंग होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि ऐसा एक टेम्परेचर होता है, अगर एक लिक्विड है, लिक्विड को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लिक्विड है, वाटर है, उसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ऐसा एक डिजायर्ड टेम्परेचर आता है कि उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉईल होने लगता है, बॉईल होने लगता है। एक डिजायर्ड टेम्परेचर होता है, फिक्स ऐसा टेम्परेचर होता है। यानी कि हर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। यानी कि बॉईल करने के लिए जो कुछ भी टेम्परेचर हम उसी मटेरियल को सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। लेकिन ये सबका अलग होता है, सबका अलग होता है। ओके, तो आगे क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलैरिटी ऑफ द CX। पोलैरिटी ऑफ द CX बोले तो कार्बन एंड हाइड्रोजन की पोलैरिटी, ये इंपैक्ट करती है, यहां परिणाम करती है। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बोले तो परिणाम करती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड। CX बॉन्ड बोले तो समझो एक तरह से इस तरह से एक कार्बन है, इस तरह से एक हाइड्रोजन है, इस तरह से एक हाइड्रोजन है, और एक कार्बन हमने यहां दे दिया, यहां X लिख दिया, और ये हाइड्रोजन ले लिया। अगर इस तरह से ये हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं इसके ऊपर, ये भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच जो कुछ भी बॉन्ड है ये पोलैरिटी होती है। यानी कि बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, आपको तो मैंने बता दिया है, यहां की बॉन्ड ब्रेकिंग अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक साइड को बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, और बॉन्ड एक साइड को शिफ्ट होने के बाद ये जो X होता है, ये X नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, और ये जो होता है कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है।
यानी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। CX बोले तो कार्बन एंड हैलोजन के बीच का बॉन्ड। ओके, देन आगे क्या है देखो। ओके, देन ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच एक पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी क्यों होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एज स्ट्रॉन्गर इन दी हैलोजन डेरिवेटिव्स रिलेटिव टू दैट इन हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स। और एक बार देखें, हाइड्रोकार्बन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, उनके बीच के इंटरमोलिकुलर यानी कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जो कुछ भी फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन दी हैलोजन डेरिवेटिव्स रिलेटिव टू दैट इन हाइड्रोकार्बन्स, रिलेटिव टू दैट इन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि उसी हाइड्रोकार्बन के बीच में। ओके, एंड देन देखो एज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट में क्या होता है, एज अ रिजल्ट, ओके, एज अ रिजल्ट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, देखो एज अ रिजल्ट, ये फाइनल होने के बाद एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। और एक बार देखें, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स आर कंसिडरेबली, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोजन आर कंसिडरेबली हायर, ये हायर होता है देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग यानी कि उनके जो कुछ भी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनसे वो थोड़ा सा क्या होता है, हायर होता है। तो इस तरह से मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और देन ये देखो किस तरह से इनका डिफरेंस होता है, किस तरह से चेंज होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखो कंपाउंड, एक कंपाउंड कौन सा है, मीथेन है। तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 111 केल्विन, 111 केल्विन। किसका है ये, मीथेन का है। चलो आगे कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट आहे, ज्याला मराठीमध्ये उत्कलन बिंदू असे म्हणतो। ओके, तर हे पहा CH4 आहे 100 CH4 कंपाउंड मिथेन आहे, तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन। ओके, और उसके बाद एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके जगह एक फ्लोरीन की अटैचमेंट होती है, फ्लोरीन की अटैचमेंट होती है, तो इसे कहते हैं हम फ्लोरोमीथेन। जैसे क्लोरोमीथेन बोलते हैं ना हम, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, उसी तरह से एक क्लोरीन अटैचमेंट होता है। तो क्लोरीन की अटैचमेंट होने के बाद इसे कहते हैं हम फ्लोरोमीथेन। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है देखो, दिस इज द 195 केल्विन, 195 केल्विन होता है ये। एंड देन CH3Cl, अब क्या हुआ, ये फ्लोरीन निकाल के हमने क्या अटैचमेंट किया, यहां क्लोरीन अटैचमेंट किया। तो क्लोरीन अटैच करने के बाद इसका बॉन्ड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होता है 249 यानी कि 249 डिग्री केल्विन होता है। ओके, एंड देन द CH3Br क्लोरोफॉर्म, क्या बताया था मैंने, क्लोरोफॉर्म, वहां क्या था, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगर यहां ब्रोमीन लिखते हैं तो ब्रोमोफॉर्म होगा, क्लोरीन लिखते तो वो क्या होगा, क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरोफॉर्म, और ब्रोमीन लिखेंगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। ओके, और अभी यहां हम ब्रोमोमीथेन कंपाउंड दे रहे हैं, ब्रोमोमीथेन। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है 277, बोले तो 277 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये देखो कैसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है। शुरू में 111 है, उसके बाद 195 है, उसके बाद 249 केल्विन है, और उसके बाद 277 केल्विन है, डायरेक्टली बढ़ गया। तो इस तरह से जो कुछ भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड में कौन सा मटेरियल ऐड होता है, उसके हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ये देखो फ्लोरीन के लिए 195 है, क्लोरीन के लिए 249 केल्विन है, उसके बाद ब्रोमीन के लिए 277 है, और उसके बाद है CH3I,
दैट इज दी आयोडीन के लिए, आयोडोमीथेन के लिए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन। इस तरह से इनका चेंज होते जाता है। मैंने क्या बताया आपको? दिस वी हैव लर्न अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हमने क्या देखा? बॉइलिंग पॉइंट देखा है। ओके, तो आगे का पॉइंट देखें। देन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उसका इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द फिक्स्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जो कुछ भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, फिक्स्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलो द ऑर्डर। जो कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट है दैट फॉलो द ऑर्डर, वो ऑर्डर फॉलो करता है। और एक बार, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के बाद विथ फिक्स्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलो द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? फॉलो द ऑर्डर, उसका ऑर्डर वो फॉलो करता है। तो देन द फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये देखो, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनका किस ये ऑर्डर है। देखो, विद द फिक्स्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप, इसका ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलो द ऑर्डर। ये बॉइलिंग पॉइंट उसका इस तरह से होता है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। अगर थोड़ा सा पीछे जाके आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। शुरू में मैंने फ्लोरीन के साथ दिया है, उसके बाद क्लोरीन दिया है, उसके बाद ब्रोमीन दिया है और उसके बाद आयोडो दिया है। तो इस तरह से इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है विथ अ गिवन हैलोजन। विथ अ गिवन हैलोजन, एक हैलोजन के साथ, विथ अ गिवन हैलोजन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चेन लेंथ। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। देखो, विद द गिवन हैलोजन, गिवन हैलोजन, जो कुछ भी हैलोजन दिए है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन कैसा? विथ इंक्रीज द चेन लेंथ। जैसी चेन लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ता है। चेन लेंथ बोले तो जो कार्बन 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 जी, ये जो हमारी चेन है ना, ये चेन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट में भी इफेक्ट होता है। देन ये देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं, CH3Cl है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 249 केल्विन। जो अभी आपने देखा था 249 केल्विन है। अभी हम देखते हैं, ये देखो, एक कार्बन बढ़ गया, कार्बन बढ़ने के बाद ए भी बढ़ गया। कितना हो गया? 285.5। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो बताया मेरे नोट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ भी मेरे नोट्स है ये नोट्स के ऊपर। विथ अ गिवन हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज द चेन लेंथ। जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस पड़ता है। तो कैसा? तो CH3Cl है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 249 केल्विन है। जब एक CH2 बढ़ेगा अंदर तो ये हो गया 285.5 केल्विन हो गया। तो और आगे कैसा होता है, और दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखो, CH3 CH2 CH2, इसका कितना? ये क्लोरीन तो वही है, हैलोजन वही है, और ये 285 285.5 है, लेकिन ये बढ़कर हो गया 220 केल्विन हो गया। यानी कि शुरू में था 249, उसके बाद ये हो गया 285.5, उसके बाद ये हो गया 320 केल्विन। और आगे जब हम थोड़ा सा चलेंगे तो देखो, ये 2 है तो यहां हमने 3 बढ़ाया, 3 कर दिए, तो ये 3 करने के बाद ये होगा 351.5 केल्विन। 351.5 केल्विन, इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। आपके समझ में आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होता है, जैसे जैसे चेन बढ़ेगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे भी असर पड़ता है। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, आपके समझ में भी आया होगा। देन इन अ ग्रुप, बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा लाइक भी करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और जो नए हैं, जो चैनल नए नए देख रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के मेरे साथ जुड़े रहिए। इन अ ग्रुप ऑफ आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलो द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? एक ऑर्डर फॉलो करता है।
in a group of isomeric haloalkanes. Isomeric haloalkanes. The boiling points follow the order. ये ऑर्डर फॉलो करता है. तो कौन सा ऑर्डर है? देखो मैं नीचे दे रहा हूं. The primary haloalkanes is higher. उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होता है. ये प्राइमरी haloalkanes is greater than the secondary haloalkanes is greater than tertiary haloalkanes. इस तरह से इनका ऑर्डर बन जाता है. यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. द ग्रुप ऑफ आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, आइसोमेरिक के फॉर्म में. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट्स आर फॉलो द ऑर्डर. आइसोमेरिक फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से होता है. तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी में उससे कम, और उससे लास्टली टर्शियरी हैलोअल्केन्स में सबसे कम होता है. क्या होता है सबसे कम? दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है. ओके, देन आगे का पॉइंट देखो. देन द आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. तो देखो आगे का पॉइंट, जैसे एक पॉइंट और एक पॉइंट है. द आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स, हैलोअल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है? डिक्रीज होते जाता है. द आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होता है उनका आइसोमेरिक में. लेकिन कैसे होता है? ब्रांचिंग, विथ ब्रांचिंग. जैसे जैसे ब्रांचिंग आएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में भी असर पड़ता है. दस a branched chain isomer will have lower boiling points than the straight chain isomer. देखो, thus a branched chain isomer, जिसके ऊपर ब्रांचेस हो जाते हैं, branched chain isomer will have lower boiling points. branched chain में will have lower boiling point than the straight chain isomer. straight chain isomer में ये इस तरह से होता है. then CH3 CH2 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 Br. ये देखो, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-ब्रोमोब्यूटेन. 1-ब्रोमोब्यूटेन होता है. 1-ब्रोमो, क्योंकि ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन किसके ऊपर अटैचमेंट है? ये ब्रोमीन, दिस ब्रोमीन इज अटैच्ड ऑन अ फर्स्ट कार्बन एटम चेन में, और इसका नाम है 1-ब्रोमोब्यूटेन. देखो 1 2 3 4 है, तो ये हो गया 1-ब्रोमोब्यूटेन. और यहां एक भी ब्रांच नहीं है. यहां कोई ब्रांच है क्या? नहीं है. तो नो ब्रांचिंग. तो ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांच नहीं होने की वजह से ये होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है 372.6 केल्विन है. 372.6 केल्विन है. ओके, इसके ऊपर कोई भी एक भी ब्रांच नहीं है. तो ब्रांच बढ़ने के बाद क्या होगा? देखो, देन CH3 CH CH2 Br. इस तरह से Br, दिस इज द आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड. ये देखो इस तरह से एक ब्रांच ऐड हो गया. यानी कि ब्रोमीन तो इधर ही है, ब्रोमीन तो इधर ही है, इस तरह यही है, ब्यूटेन ही है, लेकिन एक इधर का निकल के इस साइड पे आ जाता है. तो ये बनता है CH3 CH CH2 Br. दिस इज द CH3 और आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड. और इसके ऊपर खाली 1 ब्रांच, एक ब्रांच, तो ये आता है 362 केल्विन. दिस इज द 362 केल्विन है. दिस इज द 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन. 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन है. 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन. अगर एक ब्रोमीन है तो 1-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन. एंड देन देखो, दिस इज द CH3 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 Br. एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं. तो इसका क्या है? 372 केल्विन है, 1 ब्रांच. और एक बार देखें, यहां कोई भी ब्रांच नहीं है, तो 372 केल्विन है. और एक ब्रांच बढ़ गया तो ये हो गया 362 केल्विन. अब हम क्या कर रहे हैं? और एक ब्रांच बढ़ गया यहां पे, और एक, यानी कि ये जो है ना, ये डायरेक्टली अटैचमेंट, ये ब्रोमीन के डायरेक्टली ये कार्बन के ऊपर अटैचमेंट है, और ये इधर आता है. तो इस तरह से टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ देखो, द टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, द 2 ब्रांचेस आर हियर. एक ब्रांच है और एक 2 ब्रांचेस है. तो 2 ब्रांचेस में, देन द ब्रांचेस, द 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन. 2-मेथिल, देखो 2-ब्रोमो, ब्रोमीन कौन से किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है. 2-ब्रोमो 2-मेथिल, 2-मेथिल प्रोपेन. 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन. दैट इज द 345 केल्विन. 345 केल्विन के ऊपर इसकी अटैचमेंट होती है. तो देन 7th में क्या है? देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो डेरिवेटिव्स इंक्रीजेस. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलो डेरिवेटिव्स इंक्रीजेस. हैलो डेरिवेटिव्स इंक्रीज होता है विथ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल.
और एक बार देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो डेरिवेटिव इंक्रीज, हैलो डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन कैसे? विथ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। जैसे जैसे हैलोजन एटम्स उसमें बढ़ जाते वैसे वैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ता है। ये मैंने आपको यहां बता दिया है। यानी कि क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, आयोडीन है, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हैलोजन होंगे, उनकी संख्या बढ़ी तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे भी वहां फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां की जो कुछ जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी में फर्क पड़ता है, और पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी असर करता है। अब ये हो गया हमारा कहां तक? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। अब हम यहां देखते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी बोलो तो ज्वलन करने का, यानी कि आग पकड़ने का उसका जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इनफ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी प्रोनाउन्सिएशन, यानी कि ज्वलनशीलता म्हणतो आपण त्याला इनफ्लेमेबल। ओके, तो देन द हॅलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर लेस इनफ्लेमेबल। क्या है? हॅलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के जो कुछ भी हॅलोजन डेरिवेटिव्स, ये कैसे बोले? दीज आर लेस इनफ्लेमेबल, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा बर्निंग नहीं होते, कम से कम बर्निंग होती है। ओके, देन दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये हुए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन जिसमें होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें हैलोजन की एडिशन है, 1 2 3 4 5 ऐसा हैलोजन ऐड हो रहा है। तो हैलोजन ऐड होने के बाद यहां एक फर्क देखने को मिलता है। क्या है? द इनफ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग हैलोजन कंटेंट। जैसे जैसे हैलोजन का कंटेंट अंदर बढ़ता है वैसे वैसे वहां का चेंज हो जाता है। इंक्रीजिंग द हैलोजन कंटेंट इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, thus the polyhalo compound are less inflammable। देखो, जैसे जैसे हैलोजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसके इनफ्लेमेबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो देखो इनफ्लेमेबल, देखो द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर लेस इनफ्लेमेबल देन द हाइड्रोकार्बन। Then the inflammability decreases with increasing halogen content। जैसे जैसे halogen content increase होता है वैसे वैसे उसके ऊपर असर पड़ता है in the halogen derivatives। Okay, thus the polyhalo compounds are less inflammable। polyhalo compounds are less inflammable। polyhalo compounds कैसे है? less inflammable, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हैलोजन अटैच होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हैलोजन के अटैचमेंट होने की वजह से उसकी इनफ्लेमेबिलिटी जो कुछ भी रहती है वो धीरे 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 डिक्रीज होती है। तो इस तरह से मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हैलाइड्स बता दिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कील हैलाइड्स। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना के आपके लिए मैं पोस्ट करूंगा। तो चलो, जो बच्चे अभी जो है यहां, मैं आपको यहां कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चंस का आंसर देना ट्राई करिए आप। ओके, देखो इस तरह से CH3Cl ये एक ये हो गया, और CHCl3 ये B हो गया। तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, यानी कि किसकी इनफ्लेमेबिलिटी ज्यादा है? बताओ चलो, किसकी ज्यादा है? ओके, किसकी ज्यादा है? मैंने ए और बी, नहीं तो मैं आगे और एक पॉइंट बता देता हूं। सिंस द पॉलीहैलो कंपाउंड्स आर गुड सॉल्वेंट, पॉलीहैलो कंपाउंड्स आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, डू नॉट कैच फायर। ये फायर नहीं पकड़ते। कौन? गुड सॉल्वेंट्स फॉर फैट्स एंड ऑयल्स, डू नॉट कैच फायर। कौन? पॉलीहैलो कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर, वो बर्निंग नहीं होते। उसके बाद पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स, कौन से? पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स सच एज ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथेन्स, ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथेन्स। वेरी गुड, यानी कि आपका ध्यान है, आप केयरफुली सुन रहे हो। ओके, देखो पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स, पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स जैसे कि सच एज ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथिलीन्स आर वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स
फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा स्पेशली आप इसे याद रखो। क्या क्या किसका क्या काम है देखो। द पॉलीक्लोरो कंपाउंड सच एज ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथिलीन्स आर वाइडली यूज्ड एज। इनका वाइडली यानी ज्यादा से ज्यादा इनका यूज होता है किस काम के लिए? वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग होता है ना, ड्राई क्लीनिंग के लिए। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बोले तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कहां इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए उसकी जो मशीन होती है ना, उसमें यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मैंने जो पॉइंट बताई, ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से जो कुछ भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है। 6 पॉइंट दिया है मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के। हमारा जो बोर्ड का जो बुक है, ये बोर्ड्स के बुक में बहुत छोटे पॉइंट्स है और बहुत थोड़ा मटेरियल दिया है। तो मैंने ये नीट जी और सीईटी के लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मदद होगी, ऐसा टाइप का मटेरियल मैंने आपको दिया है। ये बहुत आपके समझ में भी आया होगा और बहुत अच्छी तरह से भी लिया है। ओके, मैं और एक 12th के बच्चों को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मुझे यहां कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नीट जी की लेवल पकड़ के चलूं या हमारा स्टेट बोर्ड का लेवल पकड़ के चलूं। आप मुझे बता सकते हैं यहां कमेंट, यानी कि आपको स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन करना है या नीट जी के लेवल से चलो। यानी कि दोनों में सिलेबस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस किया है। इस चैप्टर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो किस तरह से चलूं मैं? दोनों का पकड़ के चलूं या खाली स्टेट बोर्ड को पकड़ के चलूं? क्योंकि आप सब लोगों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नीट जी का प्रिपरेशन करना होता है। नीट जी का प्रिपरेशन कर निखिल पाटिल, नीट, वेरी गुड। ओके, नीट, देवयानी आर्ट्स, ओके, माधुरी नीट का। ओके, तो फिर जो मैं पढ़ाऊंगा वो जो स्टेट बोर्ड का जो बुक होगा, हमारा स्टेट बोर्ड का जो बुक होगा, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, कंटेंट में फर्क आएगा। चलता है ना आपको? दोनों को सर के, ओके, अलीशा मोलानी, दोनों को पकड़ के, ओके, दोनों का ब्रिज करते ही चल रहा हूं मैं। वैसे मैं दोनों का ब्रिज ही कर रहा हूं, लेकिन ये दोनों में अगर थोड़ा सा मैच करना बोले तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं। तो नीट जी के लेवल से हम थोड़ा सा चलते हैं, यानी कि नीट जी लेवल से अगर हमें चलना है तो जो बोर्ड का जो मटेरियल है हमारा, वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। उसमें थोड़ा सा बहुत कम कंटेंट दिया है बोर्ड के बुक में, बहुत कम है। मैंने बोर्ड के हिसाब से चलने के वास्ते मैंने एक 5-6 रिएक्शन छोड़ दिया हूं प्रिपरेशन की। अल्किल हालाइड की जो प्रिपरेशन है ना, अल्किल हालाइड के हमारे जो रिएक्शंस है, ये अल्किल हालाइड की रिएक्शन मैंने 4-5 रिएक्शन छोड़ दिया। ओके, तो दोनों को पकड़ के चलेंगे, यानी कि दोनों को पकड़ के बोले तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो नीट जी सीईटी के सबके लिए इस्तेमाल होगा, और जो कुछ भी मटेरियल मैं आपको दे दूंगा वही आपको सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस तरह से ओके, नीट एंड जी, ओके, सब बता दीजिए, सबका मुझे कमेंट चाहिए, सबका। ओके, तो सबका हम थोड़ा सा पैरेलल लेके चलेंगे, बोर्ड्स का भी मटेरियल इसमें ऑल ऐड करेंगे। बोर्ड्स स्टेट बोर्ड का जो है ये भी ले लेते हैं, नीट का भी ले लेते हैं, और सबका एक ब्रिज करके थोड़ा सा फॉर्म करके हम चलते हैं। यानी कि कंप्लीट बोर्ड के बुक में जो कुछ भी बीट है, हमारे जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। चलता है क्या? सीक्वेंस आगे पीछे होगा, टीचिंग करते वक्त सीक्वेंस में बदल हो सकता है केमिस्ट्री के। ओके, फिजिक्स के लिए मैं थोड़ा सा मैच कर सकता हूं, लेकिन केमिस्ट्री में कैसा है कि बहुत सारे रिएक्शंस 11th में दिए हैं और 11th में होने की वजह से इधर 12th में नहीं है, तो मैं आपको सबका लेके मैं चलूंगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स के बारे में दिए हैं। आपको इसमें अगर कुछ डाउट्स है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं, और पूरा का पूरा मैं आपके साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बच्चों आज के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं शाम को, यानी कि नेक्स्ट में फिजिक्स बैच में मिलते हैं, फिजिक्स के वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।